अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। उसका पहला टॉपिक जो था कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन, उसमें हमने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज अबाउट मैकेनिज़्म के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि कुछ जो फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस के एरियाज़ हैं ना, उनमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि जो प्राइमरी जस्टिफिकेशन है इंटरवेंशन के लिए वो सिर्फ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से नहीं प्रोवाइड की जाती, बल्कि थ्योरी भी उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मींस इंटरवेंशंस के लिए हम जो आंसर फाइंड आउट करते हैं उसके लिए जस्ट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन का रोल नहीं है, बल्कि थ्योरी का भी रोल है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है ना, सिर्फ वो ही हमें नहीं बताती कि इंटरवेंशन इफ़ेक्टिव है या नहीं है, बल्कि थ्योरीज़ जो हैं थ्योरीज़ अबाउट मैकेनिज़्म वो भी हमें बताती हैं कि जो इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन है वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट ने अल्ट्रासाउंड को यूज़ करना शुरू किया 1950s के अंदर, ठीक है। ट्रीट करते थे वो इससे मस्कुलोस्केलेटल लीजन्स को, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट ने 1950 के अंदर मस्कुलोस्केलेटल लीजन्स को ट्रीट करने के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज़ करना शुरू किया। और क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए करना शुरू किया क्योंकि वो ये बिलीव करते थे, उनका ये मानना था कि जो अल्ट्रासाउंड है ना, वो क्या करता है, वो इंक्रीज़ कर देता है सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हीलिंग का प्रोसेस है वो फैसिलिटेट होता है, हीलिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने टेक्निक्स डेवलप की थी पीएनएफ की, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन की। और उन्होंने देखा कि जो इनकी जो सक्सेसर्स थे उन्होंने भी जो है वो फिर मसल इनर्जी टेक्निक्स डेवलप की थी, जो कि बेस कर रही थी न्यूरोफिजियोलॉजिकल कंसेप्ट्स के ऊपर, जैसे कि रेसिप्रोकल इनहिबिशन वगैरह। और बहुत से जो लोग थे वो क्या करते थे, वो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के बाद अपने आप को स्ट्रेच करते थे, ठीक है, स्ट्रेचिंग करते थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि जो स्ट्रेचिंग है वो मसल स्पैज़म को कम कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिलेड मसल ऑनसेट मसल सोरनेस होती है, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। उन्हें जो स्पोर्ट्स वाले लोग थे वो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के बाद अपने आप को स्ट्रेच करते थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि जो स्ट्रेचिंग है वो मसल स्पैज़म को कम कर देती है, और मसल स्पैज़म ही आगे वजह बन रहा होता है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस की। तो इस वजह से डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस भी पेशेंट के अंदर नहीं होती थी, ठीक है, स्ट्रेचिंग करने की वजह से। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो गुड थ्योरीज़ हैं ना वो क्या करती हैं, वो हमें बताती हैं कि एक जो इंटरवेंशन है वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है, ठीक है, और हमने उसको एडमिनिस्टर करना है या नहीं करना, ठीक है। वो हमें गाइड कर देती हैं कि अगर ये अच्छी है तो फिर उस इंटरवेंशन को यूज़ करने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। और जो हमारे पास अच्छी थ्योरीज़ होती हैं ना, वो हमें बताती हैं कि कौन सी इंटरवेंशंस हैं जिनको अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो थ्योरीज़ होती हैं ना, उनमें फ्रीक्वेंट रिवीजन्स रिक्वायर होती हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो थ्योरीज़ ऑफ मैकेनिज़्म थी ये हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में बताती थी, इन्होंने हमें साइज़ ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में नहीं बताया, ठीक है। साइज़ ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल हमें पता था कि हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करेंगे तो मतलब वो क्या करेगा कि हमारी परमेबिलिटी को सेल मेम्ब्रेन की इंक्रीज़ करेगा, तो हीलिंग जो है वो फैसिलिटेट होगी, ठीक है। तो लेकिन जो साइज़ है ना उससे मुराद ये है कि अल्ट्रासाउंड ने हमें ये नहीं बताया, या थ्योरी ने हमें ये नहीं बताया कि अगर हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करेंगे तो पेशेंट 1 वीक के अंदर ठीक हो जाएगा, 2 वीक्स के अंदर ठीक हो जाएगा, या 4 डेज़ के अंदर ठीक हो जाएगा, ठीक है। मीन्स उसने हमें ये नहीं बताया कि पेशेंट कितनी देर के अंदर ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो थ्योरीज़ थी उन्होंने हमें साइज़ ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में नहीं बताया, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताया था। उसके बाद जो थ्योरीज़ ऑफ मैकेनिज़्म है ना वो हेल्प करती हैं कि हम डेवलप करें और रिफ़ाइन करें इंटरवेंशंस को, ठीक है। लेकिन ये हमें जो है इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा पुअर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, ठीक है, बहुत पुअर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी हमें इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में, ठीक है। वैसे तो हमें हेल्प करती थी कि हम डेवलप करें और रिफ़ाइन करें इंटरवेंशंस को, लेकिन ये हमें फैक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में बहुत पुअर सोर्स देती थी, बहुत पुअर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल रिसर्च की। क्लिनिकल रिसर्च जो है ना वो एक बेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन दैन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस और थ्योरीज अबाउट मैकेनिज्म। ठीक है, अभी तक हमने दो पढ़ी हैं, एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन थी, दूसरा थ्योरीज अबाउट मैकेनिज्म। ठीक है, तो जो क्लिनिकल रिसर्च है वो इन दोनों से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास होती है ना हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च, वो हमें अनबाइस्ड डाटा प्रोवाइड करती है अबाउट साइज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो थ्योरीज अबाउट मैकेनिज्म थी उसकी ये लिमिटेशन थी कि वो हमें साइज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में नहीं बताती थी, लेकिन क्लिनिकल रिसर्च जो है वो हमें साइज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में बताती है थ्रू हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, तो इस तरह ये क्या है, ये एक बेस्ट वे है ऑफ असेसिंग, ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, ये जज करने का कि एक इंटरवेंशन किस हद तक इफेक्टिव है, एक बेस्ट वे है हमारे पास। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो सिस्टेमिक और क्रिटिकल यूज़ है हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च का इन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, वो क्या करता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी फ्रॉम अदर मॉडल्स ऑफ फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस। वो कह रहे हैं कि जब हम हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च को यूज़ करते हैं क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी को बाकी जो फिजियोथेरेपी के मॉडल्स हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करती है और हमें एक्यूरेट और एफिशिएंट डाटा प्रोवाइड करती है अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो बहुत सारी क्लिनिकल रिसर्च है वो हाई क्वालिटी की नहीं होती, लेकिन जो रीडर्स हैं उनके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिस्टिंग्विश कर सकें, डिस्क्रिमिनेट कर सकें बिटवीन हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी स्टडीज़। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि विल बी मोर एबल टू मेक सेंस ऑफ लिटरेचर एंड शुड बी मोर एबल टू डिसर्न द ट्रू फैक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया कि रीडर्स के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन सी हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च है, कौन सी लो क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च है, और इसके लिए उनके पास लिटरेचर की सेंस होनी चाहिए। ठीक है, और उनको पता होना चाहिए कि इंटरवेंशंस के ट्रू फैक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक टर्म आती है प्री रिक्वेस्टी। प्री रिक्वेस्टी का वो कहते हैं कि जो प्री रिक्वेस्टी है ना एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी के अंदर, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है बिटवीन लो क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च। प्री रिक्वेस्टी का बेसिकली क्या मतलब होता है, शराइत। ठीक है, एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी की शराइत, या हम कह सकते हैं ना कि शर्तों में से एक बात है कि जो पर्सन है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिस्टिंग्विश कर सके, डिस्क्रिमिनेट कर सके बिटवीन हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च।